This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौष्कृष्ण सप्तमी रथसप्तमी सप्तमी दिनांक 4 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका शंखं चक्रं जलपान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयान्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यः प्रयच्छद्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तो योग सूत्र में मैंने एक बात की थी कि हम ओंकार भी इसके साथ में करेंगे, तो शुरू में और अंत में एक बार 3 बार ओंकार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। एते च दोषाः सामत्म्यनिरापत्वाभ्याम् अपि ज्ञातव्याः। तो एते दोषाः सामत्म्यनिरामत्वम् इत्यनेन भेदेन अपि ज्ञातव्याः। यदुक्तम् ऊष्मणोपवदत्वेन धातुम् आद्यम् अपाचितं दुष्टम् आमाशयगतं रसमामं प्रचक्षते। तर्हि ऊष्मणः अल्पबलत्वेन आद्यम् अपाचितं धातु दुष्टम् आमाशयगतं रसम् आद्यम् अपाचितं दुष्टम् आमाशयगतं रसं धातुम् आमं प्रचक्षते इति तत्र अन्वयार्थः। तर्हि आमद्रव्यतिः कथं भवति इत्येतद्विषये अस्मिन् अवगन्तव्यम्। एवञ्च अद्य प्रभृति द्वित्रि व्याख्यानानि केवलम् आमविषयकानि भवन्ति भवेयुः इति मे मतिः। तो आम संकल्पना एक बहुत बड़ी संकल्पना आयुर्वेद में है। वैसे इसकी पैरेलल थोड़ी संकल्पना नेचुरोपैथी में है और वो भी एक आम विष इस प्रकार का टॉक्सिन इस प्रकार का मानते हैं और लंदन को सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा इस प्रकार के मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आम सामदोष से उत्पन्न व्याधि इनके बारे में जितना बड़ा जिक्र है
उस हिसाब से देखा जाए तो हम भाग्यशाली है कि आयुर्वेद में ये संकल्पना काफी मूल रूप तक जाने वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। तो आम यानी कि कच्चा, तो अगर कोई चीज पूरी तरह से पक नहीं जाती, कच्ची इस प्रकार की रह जाती है, तो उसका फायदा तो दूर ही रहा, लेकिन उससे नुकसान इस प्रकार का होता है। और अग्नि की अहमियत यह है कि वो पाचन करता है। अग्नि का बेसिक कार्य जो है वो पाचन करता है। ऊष्मणा अल्प अबलत्वेन, अगर ऊष्मा अबल इस प्रकार का होने के कारण धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय, जो आद्य धातु जो अपाचित इस प्रकार का रह गया, दुष्ट हो गया और फिर से आमाशय में भेजा गया, उसको आम कहते हैं। ये वाक्य की व्याख्या। इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि ऊष्मा का अल्पबल होना, ये सापेक्ष इस प्रकार का भाव। अगर दुर्बलाग्नि मंदाग्नि इस प्रकार की स्थिति है, तो जो हम रोजाना खाना खाते हैं, जितनी मात्रा में खाते हैं, उसका भी पचन नहीं होता है। तो रोजाना खाने के हिसाब से भी ये अल्पबल या अल्प इस प्रकार का अग्नि है। हमारा अग्नि प्राकृत है, रोजाना खाने में जो खाना खाते हैं उसको पचन करने में समर्थ है, लेकिन हमने ज्यादा ही खा लिया, हमने गुरु पदार्थ बहुत खाए इस प्रकार से, तो उस पदार्थों के लिए या ज्यादा खाने के लिए उस अग्नि की ताकत कम है, उसके लिए भी अल्पबल है। तो वैसे देखा जाए तो नॉर्मल था, लेकिन हमने ज्यादा खाना खाया, हमने ज्यादा गुरु खाया, इसलिए उसकी शक्ति कम पड़ गई और फिर उसके जरिए नौ बता दी। तो ये सापेक्ष संज्ञा है, अल्पबलत्वेन ये सापेक्ष संज्ञा है। किस हालात में अग्नि की शक्ति कितनी है और उसमें किस प्रकार का अन्न लिया जा रहा है, कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, और आहार परिणाम कर बाकी भाव भी योग्य है या नहीं है, इसके ऊपर उससे क्या होने वाला है ये निर्भर है। अब ये तो रोजाने की बात है कि रोज ही हम खाना करेंगे, रोज ही उसका पचन होता रहेगा। तो इसमें वास्तव में अंतराय इस प्रकार का नहीं है, और हर समय सापेक्षता से अग्नि बराबर होना चाहिए। जितना अग्नि का बल है उतनी ही मात्रा में आहार लेना है, उतना ही सुपाच्य इस प्रकार का आहार लेना है। और कहीं भी अगर गड़बड़ हो जाती है इसमें, तो ये आम बनेगा। अगर तात्कालिक आम है तो लंघन करने से उसकी शांति हो जाए, लेकिन ये अगर परंपरा चलती रहती है आम निर्माण होने की, तो वो मुसीबत वाली बात हो जाती है और उससे गंभीर रोग निर्माण हो सकते हैं। और लोगों को पता नहीं चलता कि अजीर्ण इसका मूल कारण है। प्रायण आहार वैषम्याद अजीर्णम जायते नृणाम, ये योग रत्नाकर में आया श्लोक है कि प्रायः आहार के वैषम्य से अजीर्ण निर्माण होता है। तन्मूलो रोग संघाता, और ये अजीर्ण रोग संघात का मूल है। तो बहुत सारे रोग अजीर्ण से निर्माण होते हैं। तद विनाशात विनश्यति, अजीर्ण का नाश होने पर इस रोग संघात का भी नाश होता है। तो अजीर्ण की चिकित्सा एक अहम चिकित्सा है, और
फिर से अजीर्ण न हो, आम की निर्मिति न होती रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना, ये आवश्यक बात इस प्रकार की। अब हमारे पास बहुत सारे मरीज आते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती रहती है। अब निज विकारों के बारे में आहार ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का कारण है, क्योंकि आहार से ही दोष धातु मल सभी बनते हैं, आहार से ही आम इस प्रकार का बनता है। और वही आम दोष दूष्य आदि से संयुक्त होकर या उनके साथ बहुत सारे रोगों को निर्माण करता रहता है। तो ये प्रक्रिया किस तरीके से हम बंद कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और आम के बारे में जानकारी कैसी हो, ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो वास्तव में यहाँ सिर्फ उष्ण और उपलब्ध ने इतना ही कारण दिया है, लेकिन जैसे मैंने कहा आहार परिणाम कर भाव उष्मा वायु प्रेत वगैरह इस प्रकार के 6 भाव है, उन सभी भावों का जिक्र होना जरूरी है। केवल अग्नि का विचार करते रहना अपेक्षित नहीं है। सभी भावों को ध्यान में रखते हुए आम की निर्मिति क्यों हो रही है, ये अगर हम समझ पाएंगे तो उसको कैसे टाला जाए, जो भी आम निर्माण हो गया हो उसका पचन कैसे किया जाए, और उससे जो उत्पन्न रोग है उनके बारे में किस प्रकार से हमें मुकाबला करना है, ये हम समझ पाएंगे। और इसलिए ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय है। जब कोई फैक्ट्री किसी चीज को निर्माण कर रही है, तो उसमें काफी यूनिट्स होते हैं। एक रॉ मटेरियल सेक्शन रहता है कि जहाँ से यहाँ पे रॉ मटेरियल आता रहता है, और उसकी मैनेजमेंट होती रहती है। एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहाँ उस रॉ मटेरियल पर कुछ प्रक्रिया करके कुछ उत्पादन किया जाता है, और उसमें जो वेस्टेज है उसको अलग किया जाता है, और वो वेस्टेज बाहर फेंका जाता है। सिर्फ इसी ढंग से ये आहार के बारे में अग्नि वगैरह भाव काम करते रहते हैं। तो आहार जो है वो रॉ मटेरियल जैसा है, फिर भी जो नैसर्गिक रूप से मिल रहा है वो हम तो नहीं खा रहे हैं। मानव जाति उत्क्रांत इस प्रकार की हो गई, उन्होंने अपने तरीके से अपना खाना बनाना सीख लिया, खेती सीख ली पहले, और फिर खेती के बाद जो उत्पादन हुआ, चावल गेहूं दाल वगैरह जो भी चीजें या सब्जी रोटी वगैरह, तो इनसे कृतान्न वर्ग इस प्रकार का निर्माण हो गया। अब उसी का हम प्रयोग हर रोज करते हैं, उसी का अनुभव लेते रहते हैं। और पीढ़ियों से या जिस प्रकार का अन्न सेवन हम कर रहे हैं आदि जिसके हो गए, जो हमारे लिए साथ में हो गया है, उस प्रकार का आहार हम बरसों बरसों लेते रहते हैं, और यही वास्तविक योग्य इस प्रकार का है। और अगर हमारे हमारी दिनचर्या प्रॉपर है, हम जल्दी उठ रहे हैं, मोशन प्रॉपर हो रही है, भूख लग रही है, भूख लगकर खाना जा रहा है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में है और प्रॉपर गुणों का इस प्रकार का है, प्रॉपर पचन हो रहा है, तो जैसे वहां वेस्ट मटेरियल होता है, यहाँ मलमूत्र ये प्रधान मल है जिनका निष्कासन अच्छे तरीके से हो रहा है, और इस आहार का परिणमन पूरे
दोष धातु मल सभी में अच्छी तरीके से हो रहा है, वो अपने अपने काम में कार्य करने में सक्षम इस प्रकार के रहे हैं, तो स्वास्थ्य बना है। तो ये एक आयुर्वेद का महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। अब ये बहुत सारे भावों पर निर्भर है। जैसे कि अग्नि है, आहार है, दिनचर्या है, इतर भाव, क्लेद, ऊष्मा, वायु, वायु क्लेद वगैरह जो भाव है, वो भी इससे जुड़े इस प्रकार से है। इन सभी के बारे में प्रॉपर जानकारी होगी, योग्य जानकारी होगी, तो उसके बारे में ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये सभी भाव ठीक है तो स्वास्थ्य बना रहेगा। लेकिन कहीं भी अगर गड़बड़ इस प्रकार की हो जाती है और अपाचित अंश शरीर में रहता है, तो फिर वो दिक्कत निर्माण करता है, वो आम बन जाता है। और ये एक विषय है, गृहणीय अध्याय में आम विषय इस प्रकार का निर्देश किया गया है। तो विषय संज्ञा क्यों दे दी उसको? बनाए तो आहार से मूल रूप से, लेकिन विषय कहेंगे तो शरीर के लिए नाशक या मारक है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे विषय मारक होता है, उसी प्रकार से ये आम विषय मारक होता है। अलसक विसूचिका ये तीव्र इस प्रकार के रोग है, गंभीर है, और उसमें तुरंत मृत्यु भी आ सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों में इस प्रकार का तीव्र परिणाम नहीं दिखता, स्लो पॉइजनिंग जैसा परिणाम दिखता रहता है, और पता नहीं चलता कि ये आम के वजह से ये लोगों को हो रहा है। लोगों के मन में एक बात पक्की है कि खाने से शक्ति मिलती है, खाना खाने से शक्ति मिलती है, और वो सही है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात है कि केवल खाना खाने से शक्ति नहीं मिलती, खाना अच्छे तरह के खाने से और उसका अच्छे तरीके से पचन होने पर शक्ति मिलती। यदन्नं देहनात्मोजो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्निहेतुराहारं नियतोत्पादकात्। जो अन्न बल वर्ण वगैरह का पोषण करने वाला है, तो वहां अग्नि कारण है। अग्नि से अगर पचन नहीं हुआ तो उससे रसायन धातु नहीं बनते। ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अग्नि का संभाल करना और अग्नि के हिसाब से ही खाना खाना आवश्यक है। मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यते। तो मात्राशी स्यात्, ये जो वाक्य इस प्रकार का होता है कि योग्य मात्रा में ही खाना खाना चाहिए। और मात्रा का अवस्थान नहीं है, मात्रा कितनी है ये नहीं बता सकते। सुखन यावत विजीर्यते, जितनी मात्रा सुख से उसका पचन होता है वही योग्य मात्रा। वो हर व्यक्ति के लिए, हर समय के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर हम बहुत ही पंक्चुअल है खाने पीने के बारे में, उसके समय के बारे में, उसके जो खाना है उसके बारे में, तो एक तरीके का साथ में हो जाता है, और उसमें गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम इस प्रकार की। लेकिन हमारे खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी कैसे भी खा रहे हैं, तो ये आम विषय इस प्रकार का बनेगा, और वो बहुत सारे रोगों का कारण इस प्रकार का बनेगा। मैंने जो किताब लिखी है गुंतवणूक आरोग्य, उसमें एक हार्दिका जगताप नाम की लड़की ने उसका अनुभव लिखा है।
शुरू में उसने अंग्रेजी में लिखा था। मैंने कहा कि तुम अगर उसका मराठी कर सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो हम बनाएंगे, लेकिन तुम ही अगर मराठी में लिखते हो तो ज्यादा बेहतर। तो इस मराठी में भी लिखा, वो दोनों हमने छपे हैं। और उसने प्रामाणिकता से सब लिखा कि मैं क्या क्या करती थी। डब्बा लेके जाना ये कमीपन इस प्रकार का है कि ये क्या पुरानी बुरी आदत है। टिफिन कैरी करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। और फिर आते वक्त भूख लगती है, और बहुत सारे फूड जॉइंट्स है जहाँ पे जाकर खाना खाना है इस प्रकार से। और उसने निर्धार पूर्वक लिखा है कि एक भी फूड जॉइंट ऐसा नहीं है जिसने मुझे विजिट नहीं किए हैं, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं, तुम किसी के बारे में भी पूछो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगी वगैरह वगैरह। और फिर बाहर का मुख्य रूप से खाना, कुछ भी खाना, रात में देर से सोना, सुबह देर से जागना वगैरह। ये सब चीजें रही। और फिर सीरियस बीमारी हो गई। तो मेरे एक छात्र ने उसको सलाह दी कि मुझसे मिलो। तो मैंने जब वो दिनचर्या देखी, तो मैंने कहा तुम्हें बहुत ही परिवर्तन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ये सब। लेकिन आश्चर्य की बात है, उसने तुरंत हाँ कह दी। तुम जो बताओगे मैं कहूँ, करूंगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसने सचमुच चेंज किया। और फिर वो पहली हार्दिका, पहले वाली हार्दिका और अभी वाली हार्दिका, उसकी कंपैरिजन उसने अपने अभिप्राय में लिखी है, अनुभव में लिखी है। ये जरूर देखने लायक इस प्रकार का अनुभव है। और उसको ट्रेकिंग की बहुत इच्छा रहती थी, और वो ज्यादा पसंद था। तो ये कुकर लेके चलती थी अपने साथ, अकेली घूमती थी। और कुकर लेके जाती थी, अपने से खिचड़ी बना के खाती थी कहीं भी जाती थी। तो इतना परिवर्तन भी आ सकता है, ये एक आम चीज है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं लगता। उसने सोचा कि सोनोग्राफी में गड़बड़ी आई है, एलोपैथी में चली जाती तो उसका कुछ और नतीजा निकला था। संयोग से मेरे पास आई, मैंने जो उपदेश किया उसका पालन किया, ठीक हो गई। लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ये मूल कारण है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट रूप से जहां आम के बारे में संदर्भ दिए गए हैं, खास करके आमवात जैसे विकार में, इसमें आमा और वात ये दो शब्द है। और आम की निर्मिति होती रहती है, वायु उससे जुड़ जाता है। ये उसमें एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो उसमें पहले जिक्र करना पड़ता है वो लंदन पाचन का ही करना पड़ता है। आम का पचन होने तक वायु को हाथ भी नहीं लगा सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी स्नेहन वगैरह तो निषिद्ध है। हाँ, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वायु साम वृंदावन साधकम ग्रंथ पूजनीय। और स्नेहाद्य वृद्धि में अपनोती, स्नेह से बढ़ जाता है वायु। मोयो लेले ने एक किस्सा सुनाया था इसके बारे में। एक आक्षेपक का मरीज था, सुबह 4 बजे आक्षेपक शुरू हो जाते थे। शुरू में तो सामावस्था थी, लंदन पाचन वगैरह सब किया। और फिर सर्वांग स्नेहन, पीड़ स्वेदन वगैरह वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा की, और वो ठीक हो गया।
लेकिन शुरू में लंघन पाचन अगर नहीं करते, सीधा स्नेहन सदन शुरू करते तो ठीक होने के चांसेस नहीं है। साम वायु है तो तकलीफ देगा है। तो 99% पेशेंट्स में ये आम होने का खतरा होता है, आम होता है। हम नाड़ी लिखते हैं, साम नाड़ी, निराम नाड़ी वगैरह, निराम लिखने का सवाल नहीं आता, साम कठिन सूक्ष्म वगैरह इस प्रकार से। और बहुत रेयरली मैंने सामता नहीं लिखी है यार। नाड़ी के जरिए सामता का पता लग सकता है, जो हमारी वैद्य भट्ट की ट्रेडिशन से है। लेकिन ये फिर भी सब्जेक्टिव पैरामीटर है, क्योंकि नाड़ी परीक्षा सब्जेक्टिव है। एक दूसरा आसान तरीका है, वो ऑब्जेक्टिव है, जिसका ग्रंथों में साक्षात निर्देश नहीं है। लेकिन हम ले सकते हैं उदर गौरव या आत्मान, स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवादिल मूढ़ता, गौरवादिल मूढ़ता, ये आम के लक्षण इस प्रकार के आसान दोषों के लक्षण बताए गए। और खाली पेट अगर उदर परीक्षण करें और उसमें गौरव या आत्मान दिन महसूस होता है, तो समझ लेना है कि आम है, सामदोष है। तो पहिला सूत्र लंघन वाचन ही रहे। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति। शिखी यानी कि अग्नि जो है वो पहले आहार का पचन करता है। आहार न देने से आहार वर्जिता दोषान पचति, तो दोषों का पचन करता है। तो अगर हम खाना देते रहेंगे तो आम का पचन होगा ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति में लंघन जरूरी है। वो रोग की गहराई कितनी है, आम का प्रमाण कितना है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कितना लंघन देना। अजीर्णे सायमाशे तो प्रातराशो ही दुष्यति, इस सूत्र के आधार पर अगर रात का भोजन अजीर्ण रह जाता है तो सुबह का खाना निश्चित रूप से अजीर्ण उसका हो जाता है, दुष्ट हो जाता है वो। तो पहले ब्रेकफास्ट स्किप करने का। बहुत सारे लोग केवल समय हो गया है इसलिए उनको क्षुधा लगती है ऐसा लगता है, क्षुधा क्षुधा लगी है ऐसा लगता है। वास्तव में वो बुभुक्षा होती है, क्षुधा नहीं। खाने की इच्छा। क्षुधा और बुभुक्षा में अंतर इस प्रकार का है। जब सच्ची क्षुधा होगी तो जो भी खाना सामने आए वो बगैर कुछ सोचे हम खा लेंगे। मुझे पसंद है नहीं है कोई सवाल नहीं। मेरा खुद का एक अनुभव रहा है कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था और किसी के घर गए थे और मुझे बहुत भूख लगी थी। तो उस घर की औरत ने कहा कि मेरे पास सिर्फ भिंडी की सब्जी और रोटी है, अगर खाना है तो वही खाना मिलेगा। वास्तव में मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी भूख इतनी थी कि मैंने कहा ठीक है मैं खा लूंगा। और मैंने खा ली, मुझे पसंद आई। फिर ये जिक्र भी नहीं रहा कि भिंडी पसंद नहीं है, भिंडी पसंद होगी उस समय से। तो ये सच्ची क्षुधा है कि अगर जिसके बारे में हमें नापसंदी है, द्वेष है जिसके बारे में, वो भी खाना सामने आने पर अगर मुझे सच्ची भूख है तो मैं खा लूंगा।
तो रियल हंगर, सच्ची भूख समझना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और उस समय खाना नहीं खाएंगे तो अशक्ति जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ज्यादातर हम बुभुक्षा के कारण खाते हैं, खाने की इच्छा होती है इसलिए खाते हैं। वास्तव में क्षुधा होती ही है, ऐसा नहीं है। इसको अगर हम टाल सकते हैं कि जब क्षुधा न हो तब नहीं खाना, जब क्षुधा हो तो खाना, सही मात्रा में लेना, सही पचन हो इस प्रकार से लेना, तो नौबत नहीं आई। मैंने एक वीडियो देखा था ओबेसिटी के बारे में, उसका सिंपल फंडा था जब भूख लगे तभी खाओ, भूख न हो तो न खाओ। ओबेसिटी में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और खाने में मन एंगेज करना है, इसलिए खाना खाएगा। टीवी देखते देखते खाना खाना तो उसका अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने ये सब उदाहरण दिए थे, ऐसा खाना मत खाओ, जब तुम्हें सच्ची भूख लगी है तभी खाना खाओ। हाँ, भूख नहीं है तो खाना मत खाओ, टाल दो। शरीर अपने आप सुझाव देता है कि मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं चाहिए, इस प्रकार से। ये वेग है क्षुधा का। वेग उत्पन्न होने पर ही खाना खाना योग्य। पण हे जरा बोलण्याचं असं नाही, म्हणजे विषमाती जर असेल तुला वाटतं तेव्हा भूक लागेल ना, पॉसिबल। मग असं करायचं झालं तर जेवणाच्या वेळी आम्ही सुरुवात करू. धीरे धीरे करना। विषम अग्नि में क्या बताया है? मंद, सम, तीक्ष्ण, ये बेसिक भेद है। और मंद और तीक्ष्ण का एक कॉम्बिनेशन विषम अग्नि। ज्यादातर लोगों का अग्नि मंद ही होता है, तीक्ष्ण अग्नि वाले बहुत कम। और विषम अग्नि कभी मंद कभी तीक्ष्ण इस प्रकार का होता रहता है, और फिर उसके हिसाब से खाना खाना है नहीं खाना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भुकेच्या वेळी कोष्ण जल घेतले त्यावेळी शुद्ध उद्गार आले तर आहार घेणे योग्य है, ऐसे करने ठीक है। हाँ, ये स्नेहपान में बताया है कि स्नेह का पचन हुआ है नहीं हुआ है ये देखने के लिए गर्म पानी पीना है इस प्रकार से। और अगर स्नेहपान का उद्गार नहीं आया और सच्ची भूख लगी है तो खाना खाना। तो अगर संदेह है तो ये करके देखेंगे कि गर्म पानी पिएंगे और फिर भी क्षुधा है, लेकिन पानी ये कम ही होना है क्योंकि पानी अग्नि को कम करता है। वहां स्नेह के पाचन के लिए गर्म पानी उपयोगी है। हाँ, इसलिए गर्म पानी के बारे में निर्देश इस प्रकार का किया गया है। लेकिन बाकी जगह ये करना जरूरी होगा ऐसा नहीं है। अगर सच्ची भूख है, इसमें एक दूसरा होता है कि खाना न खाने से अशक्ति आ जाती है और खाना खाने से तुरंत शक्ति मिलती है। ये तो देखा जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। लोग इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और मान लेते हैं कि नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे बिल्कुल शक्ति इस प्रकार की नहीं रहेगी, इसलिए मुझे खाना है ही। तो ये वास्तव में गलत है। अगर खाना अच्छी तरीके से पच गया तो ही उससे उससे ऊर्जा स्फूर्ति मिलेगी। उसका अपचन रहा तो गौरव अनिल पूर्णता वगैरह वगैरह इस प्रकार के सभी लक्षण इसमें हो जाएंगे। हाँ, और उससे बहुत सारी बीमारियां बन जाएगी। तो हमें डिसाइड करना है कि मुझे सच्ची क्षुधा है या नहीं। मोयलेले कहा करते थे कि अगर तुम्हारी क्षुधा किसी पदार्थ के ऊपर डिपेंड है
तो ये सच्ची क्षुधा नहीं है। पत्नी पूछती है कि खाना खाओगे ना, तो वो पति पूछता है कि क्या बना रही हो? इडली बना रही हूँ, हाँ तो मैं खाऊंगा। तो ये सच्ची क्षुधा नहीं है। सच्ची क्षुधा तभी कही जाएगी कि कुछ भी बनाओ लेकिन मुझे खाना चाहिए। चाहे रोटी सब्जी से ही, दाल चावल ही से ही, कुछ भी हो, लेकिन मुझे भूख है, मुझे खाना खाना है। ये सच्ची क्षुधा है। अगर इडली बना रहे हो तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो क्षुधा है ही नहीं। तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर वो किसी दूसरे चीज पर निर्भर है, हमारी क्षुधा, तो वो सच्ची क्षुधा नहीं है। और फिर उस समय खाना टालना ही उचित इस प्रकार का है। मोयाले ये भी कहा करते थे कि अंदर डालना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। विशेषतः बच्चों में खाना खिलाना ये एक माता का कर्तव्य इस प्रकार का हो जाता है, और उसमें आनंद भी है। और ये भी बात ध्यान में होती है कि खाना नहीं खाएगा तो ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ती उम्र का लड़का है, तो धातुओं का पोषण अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो चाहता नहीं है तो भी उसको जबरदस्ती खिलाते रहते हैं, नहीं नहीं ये खाना ही है, वगैरह इस प्रकार से। ये जो है प्रसृष्टे विभूत्रे, ये वाग्भट का डिटेल है श्लोक। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो एतोचितः लघुता क्षुत्पिपासा जीर्णाहार से लक्षण में जीर्णाहार का लक्षण। उसके बाद में क्षुधा इसमें बताई गई है। लेकिन वाग्भट का जो है प्रसृष्टे विभूत्रे दोषे स्वते तथा ज्ञावृत्ते विशदकरणे देहे सुलभो परिणीताहारं विधिनेम तत्कालस्य। पीछे एक पंक्ति छूट गई। प्रसृष्टे विभूत्रे दोषे स्वते विशुद्धे चोद्गारे क्षुधपगमने वाते मुसरते। तो ये ज्यादा इलेबोरेट है। ये अगर लक्षण है सही, तो बराबर है कि आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार की नहीं है। आपको गुस्सा आने लगता है, तो भी समझना है कि ये पित्त इस प्रकार का बढ़ रहा है। और खाना खाने से अगर तृप्ति होती है, तो ये पित्त कम हो जाता है। क्षुधा सहत्व हे कृशाचे लक्षण सांगितले तर विचार कसा करावा? एक दादा हर्डीकर एक बात बता करते, इस संदर्भ में अच्छी है, कि अगर कोई बर्तन है और उसका जो बेस है वो ज्यादा घना नहीं है, पतला है, तो जल्दी तृप्त हो जाता है। और बेस अगर ज्यादा घना है तो जल्दी तृप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से पुरुष व्यक्ति में शरीर की सहन करने की क्षमता कम रहती है, और इसलिए क्षुधा असहत्व हो जाता है, और फिर गुस्सा आ जाता है। अगर समय पे खाना नहीं मिला तो गुस्सा हो जाता है। और समय पे खाना मिला तो तृप्ति हो जाती है। और ये क्षुधा के असहत्व के कारण जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ नहीं होती। तो इसमें ब्रूहण की पुष्टि की अपेक्षा है। 1% मरीज इसमें आ सकते हैं। कृष व्यक्तियों में भी अग्निमंद होना ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि अग्नि अच्छा ही होगा इस प्रकार से। और अग्निमांद्य है, खाना खा रहे हैं, उसका पचन नहीं हो रहा है, तो भी कृष्णता निर्माण हो सकती है। तो ये सब देखकर हाँ, खाना खाना है नहीं खाना है इसके बारे में सोचना है। तो
जैसे कि ये मोये लेले सर कहा करते थे, उस प्रकार से सच्ची क्षुधा है या किसी दूसरे पदार्थों पर निर्भर हमारी क्षुधा है, तो क्षुधा नहीं है, वो बुभुक्षा है, उसमें खाना टालना ही उचित है इस प्रकार से। लेकिन हम जबरदस्ती भी खिलवाते रहते हैं, ये भी एक अजीब माहौल है कि बच्चों को खास करके इस प्रकार से जबरदस्ती खाना खिलवाया जाता है। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो मानते नहीं है, जब उसकी तृप्ति हो गई तो खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल, और उस समय जबरदस्ती करने से कुछ फायदा नहीं होता, वो खाते ही नहीं ऐसे ही। लेकिन थोड़े बड़े होने पर उनको जबरदस्ती खिलाया जा सकता है, इतना दूध उनकी नहीं है, इस प्रकार से जबरदस्ती की जाती है और वो भी चुपचाप सहन कर लेता है। तो ये गलत है। कोलटकर सर के पास एक माता अपने बालक 5 वर्ष के बालक को लेके आई थी, और उसकी कंप्लेंट ये थी कि मैं इसको बहुत सारा खिलाते रहती हूँ फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ता, और रिश्तेदार हमारे घर में आते हैं, 1-2 महीने रहते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है, छोटे बालक अगर आते हैं इस प्रकार से इसी उम्र के, लेकिन मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता। तो सर ने पूछताछ की क्या कहते हैं इस प्रकार से सुबह से लेकर रात। तो पहले सुबह दूध, फिर अंडा और उसके साथ ब्रेड, फिर बाद में दाल चावल, फिर रोटी सब्जी, फिर दूध, फिर और कुछ खाना, फिर शाम का खाना, फिर रात में दूध, इतनी दफा वो खाना दे रही थी। तो सर ने पूछा वो क्या डिमांड करता है क्या, मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है? मैंने नहीं, डिमांड नहीं करता, लेकिन मैं ही देती रहती हूँ। अगर खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसी बढ़ेगी, तो वजन कैसा बढ़ेगा? तो कलेक्टर सर ने कहा मैं दवा कुछ नहीं देता हूँ। 2 ही दफा खाना देते ना, 2 दफा दूध देता, और वो भी डिमांड होने पर देना। इतना करो और महीने के बाद फिर से। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर के कहने के अनुसार करना है ऐसा सोचकर चली गई। महीने के बाद वापस आई, वो हंसते हंसते वापस आई। खाना कम करने के बाद उस बालक का वजन बढ़ गया 1 महीने में। तो वैसे दिखने में अजीब है कि खाना कम करने से कैसा वजन बढ़ जाएगा। अग्नि से अगर पचन होगा, अग्नि से अगर परिणमन हो जाएगा धातुओं में, तो वजन बढ़ेगा, ऐसा है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। सुधा असहत्व रस असारत्वाशी देखिए संबंधित लक्षण मानव है। अब मुझे इस रस सारता के लक्षण याद नहीं है, सुकुमार सुकुमार सप्रभे वचत्व साराणाम शांत में है, लेकिन शुरुआत क्या है मुझे याद नहीं है। और उसके विपरीत विपरीत तो असारा, इतना ही है। तो उस सूत्र के अनुसार होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन क्षमत्व सहत्व ये मांसाहार में आया है, और मांसाहार है तो ये क्षमत्व सहत्व ये चीज नहीं रहेगी। तो व्यायाम से भी क्षुत पिपासा वगैरह सहन करने की ताकत होती है, ऐसा बताया गया है। लहान मुले चिडचिड करतात जेवण वेळेवर न केल्यास, भूक लागली हे त्यांना कळत नाही। ये बड़ों में भी होता है, बच्चों में तो होता है। और उस समय में अगर हम पूछेंगे कि तुम्हें भूख लगी है क्या, और उसने हाँ कह दिया और उसने खाना खा लिया, ये कम हो जाता है। वैसे बड़ों में भी ये बात हो सकती है कि संत्रस्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों इस प्रकार से संत्रस्त हो गए हैं। खाना खा लिया कि सब शांति हो गई। तो इसका मतलब ये था कि भूख लगी थी, खाना नहीं खा रहे थे, इस प्रकार से।
तो भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, न लगने पर नहीं खाना चाहिए, सिंपल नियम। कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात इस प्रकार की नहीं है। और तदिंत इन आहार अग्नि का ईंधन है और उसी से उसका पालन होता रहता है। तो खाना नहीं खाएंगे तो भी अग्नि मंद हो जाएगा, उससे तकलीफ बढ़ेगी। तो जितनी क्षुधा है, जितने पचाने की क्षमता है सुकन यावती की उतना खाना खाना है। ये स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए जरूरी इस प्रकार की चीज है। लेकिन भूख लगी है ये अगर समझ में नहीं आ रहा और न खाने से अशक्ति होती है और खाने से अच्छा लगता है, तो समझ लेना है कि ये समझ नहीं रहे हैं इस प्रकार से। तो उसमें थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा कि खाना खाओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ये चिड़चिड़ापन कम इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और ये मुसीबत वाला है, ये रोगों को निर्माण करता रहता है। जर्मनी में एक रूमेटिज्म के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, वैद्य बापू नानल वहां पे जब गए थे तो मैंने उस अस्पताल को विजिट की और एक सामने मरीज था। सर उसकी पूछताछ कर रहे थे कि कहाँ कब से एडमिट है क्या है। तो बोला रुको अभी मेरा खाना आने वाला है और मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बिल्कुल खाना नहीं चाहता। तो ये क्या तमाशा करते हैं देखो। वो बोल रहा था कि खाना आ गया तो उसने ठुकरा दिया, मुझे नहीं कुछ नहीं खाना है इस प्रकार से। 2 ही मिनट में एक 5-6 लोग की टीम अंदर आई और 4 लोगों ने उसको पकड़ रखा। एक ने उसके मुंह में फनेल डाला और एक लिक्विड एक जार में लाया था वो उसके मुंह में डालना शुरू किया। वो रेजिस्ट कर रहा था, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना खाना है इस प्रकार से। लेकिन ये जबरदस्ती करवाते रहे। फिर उसको उल्टी हुई उल्टी होने के बाद वो थक थक गया। फिर इन लोगों ने भी जिक्र छोड़ दिया और वो सो गया और वो चले गए सब। शाम के समय जब डॉक्टर से, उसको जो ट्रीट करने वाला डॉक्टर था, उनकी बापू नांदल से मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा ये जो मरीज है आपको उसको जबरदस्ती, आप उसको जबरदस्ती खाना क्यों खिलवाते हैं? तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया ये मूर्ख है यार वो समझता नहीं है कि खाना खाने से ही शक्ति बनती है और खाना नहीं खाएगा तो शक्ति नहीं बनेगी और शक्ति नहीं बनेगी तो रोग से मुकाबला कैसे कर पाएगी। ये आम बात का मरीज था, उसने रोमेटिज्म का ही अस्पताल था। तो सभी जोड़ों में बहुत दर्द था, सूजन थी और फिर भी इस प्रकार से ये खाना जबरदस्ती खिलवा रहे थे जबकि कोई उसकी इच्छा नहीं थी। तो ये हमारे हिसाब में सबसे आसान केस है। उल्लंघन करवाओ, हाँ, और जब भूख लगे तभी खाने के बारे में सोचो, संशोधन तुरंत करो, तो ये तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। हम्म, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं और वो खुद कह रहा है कि मुझे खाना नहीं खाना है तो भी जबरदस्ती उसको खिलवा रहे हैं। ये भी अजीब इस प्रकार की बात है। तो अगर अंतस्फूर्ति कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है, तो रुक जाना चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार की अंतस्फूर्ति होती है, अंत प्रेरणा होती है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते बल्कि उसका उपमर्द करके खाना खा लेते हैं, तो फिर नतीजा भुगतना ही पड़ेगा तो सबसे अहम मुद्दा है कि
अन्न से शक्ति मिलती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अग्नि अच्छा हो, आहार परिणाम करने वाले भाव अच्छे हो तो ही स्फूर्ति मिलती है, नहीं तो ये आम बनाता है। और ये आम बनने पर ज्यादा तकलीफ इस प्रकार की हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां निर्माण हो सकती पण भूक आहे की नाही माहिती नाही, खायची इच्छा आहे आणि खाल्ल्यानंतर उशिराही खाल्लं तरी पचतं. तर त्याचा अर्थ आमचं काय करायचं म्हणजे हैं। त्याला अग्नि विषमाग्नी आहे आणि विषम त्यावेळेला तो तीक्ष्ण असल्यामुळे त्याने पचन केलं. विषम सम्यक अप्याश सम्यक क्वापि चिरात, असम्यक अन्न को भी जल्दी पचन करने वाला, असम्यक क्वापि चिरात, असम्यक जो है उसको भी देर से पचाएगा। तो ये सब अग्नि के ऊपर निर्भर है। सबसे अहम चीज क्या है कि अग्नि के ऊपर निर्भर है। उस समय अग्नि जिस प्रकार का होगा उस प्रकार के अनुसार खाना लेना है, नहीं लेना है, कितना लेना है, हाँ, ये सब डिसाइड होगा। कौन सा खाना लेना है, ये सब डिसाइड। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आम बनता जाएगा और ये आणि बहुत सारे लिक्विडला काही लिक्विड भूक नसलं तरी कधी किती खाल्लं तरी चालेल. नहीं है, मग मात्रा में ही होना है। लेकिन ये गुरु कम होने के कारण लिक्विड अगर लेते हैं, द्रव अन्न लेते हैं, द्रवो द्रवोत्तरश्चापि न मात्रा गुरु दृश्यते, ये भी एक सूत्र है। द्रव और द्रवोत्तर आहार मात्रा गुरु नहीं होना चाहिए। हाँ, बरेच रुग्ण औषधे गरम पडतील असे स्वतःच समजून भूक नसतानाही जेवण करतात किंवा अन्न किंवा गोळी घ्यायची म्हणून खातात, पर्टिकुलरली इंडियन। ये कॉमन है और बाकी रोगों में भी है, डीएम में तो है ही, लेकिन बाकी रोगों में भी है। मैंने इसके बारे में जिक्र किया था मेरे ऑडियोज में। वहां समझ इस प्रकार की है कि अगर खाना दवा नहीं लेंगे तो डिसीज को कंट्रोल नहीं होगा। अब मुझे डायबिटीज है और अगर डायबिटीज की गोली मैं नहीं लूं या इंसुलिन नहीं लूं तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी, तो इसलिए ये इंसुलिन या गोली लेनी ही है। अब ये गोली या इंसुलिन शुगर कम कर देगी शरीर की, तो उसके लिए खाना जरूरी है। अब खाना पचन होने वाला है नहीं है, मुझे क्षुधा है या नहीं है, उसका कोई माहौल नहीं है, बस इस प्रकार से करना है, इसलिए खाना खाना है, ये सोच लेते हैं। मैंने बहुत सारे मरीजों को सलाह दी कि ब्रेकफास्ट मत करो, भूख नहीं है ना तुम्हें उस समय में, तो ब्रंच करो। ब्रंच के समय अगर भूख लगती है तो उस समय गोलियां इंसुलिन जो लेना है ले, और ये काम करता है। एक इंसुलिन या गोली कम हो जाती है तो सुबह लेनी है। चाहे तो द्रव ले सकते हैं, तो दूध ले लो देसी गाय का सुबह, और वो भारी नहीं हो, और 10:30-11 बजे ब्रंच पण करो। अशा खाण्याच्या प्रत्येकाच्या वेळांमध्ये असं नाही वाटत त्याच्यामध्ये तुम्हाला? हा मला भूक नाही, 2 मिनिटं देवी भूक लागली की नाही. नहीं, ये करके फिर टाइम टेबल सेट करना है। अगर आप एक पर्टिकुलर आदत डालते हैं तो उस समय में भूख लगती है, प्रॉपर भूख लगती है और उसका पचन भी अच्छा होता है। अगर आप इन अनियमितता रखेंगे खाना खाने में, आज 2 बजे खाया, 5 बजे खाया, इस प्रकार से तो गड़बड़ होगी, ये फिर तकलीफ वाली बात है। Though it is subjective, what should be preferred option for rice, lunch or dinner? वैसे क्या है, शुक धान्य और शिंपी धान्य ये दो अलग है। शुक धान्य में चावल, गेहूं या बाकी सातू या इतर अभी तो नाचनी वगैरह वगैरह ये सब आते हैं, रागी। और शिंपी धान्य में सभी द्विदल वर्गीय जो है
सभी दालें वगैरह वगैरह इस प्रकार से आती रहती है। तो शुष्क धान्य में कुछ तो लेना है, उसमें चावल जो है त्रिदोष शामक इस प्रकार का बताया गया है। अगर आपको चावल खाने की आदत है तो आप जरूर चावल ले सकते हैं, डायबिटीज में भी ले सकते हैं। अगर लेना है तो एक बार इसका पुराना लेना है और भूनकर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर चावल की आदत है तो चावल छोड़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है, उससे फैट बनेगा वगैरह, ये बातें फिजूल है। कोकण में रहने वाले या कोस्टल एरियाज में रहने वाले सभी लोग चावल खाने वाले इस प्रकार के हैं और फिर भी स्लिम है। ऐसा नहीं है कि उनका वेट बढ़ गया वगैरह इस प्रकार से। और यहाँ साउथ में चावल का ही प्रचलन ज्यादा इस प्रकार का है। मैं अभी सुझाव देता हूँ कि एक ही दफा खाना खाना है, वास्तव में 2 ही दफा खाना खाना है, एक सुबह है और एक शाम को। लेकिन मुझे जल्दी घर से निकलना है, 8 बजे निकलना है, 8:30 बजे निकलना है, और 10:30 11 बजे में खाना नहीं खा सकता। और खाने का समय लंच का जो है वो 1 बजे निर्धारित है, तो उसी समय पर मुझे खाना दोपहर में खाना पड़ेगा। और 1 बजे तक मैं भूखा नहीं रह सकता। तो कुछ लोगों को मैं सुझाव देता हूँ कि दूध पी के देखो, तो अगर दूध से शांति होती है तो चलेगा। अगर ऐसा लगता है कि दूध से शांति नहीं हो रही है तो लंच डिवाइड करो, ब्रेकफास्ट और लंच में। नहीं तो ब्रंच ही करो, वास्तव में एक ही दफा खाना खाना है सुबह। लेकिन आपको जल्दी निकलना है तो दाल चावल सुबह खा लो, डिब्बे में रोटी सब्जी लेके जाओ। तो दोनों मिलकर एक ही खाना। लेकिन ये एडजस्टमेंट है, वास्तव में ये सही तरीका नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट है। जनरली इन हार्ट पेशेंट्स पोस्ट हार्ट सर्जरी the patient feels heavy even after having light breakfast, but they must eat because they have to take a lot of medicines. How should we is be dealt with? मैं वही करता रहता हूँ कि ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए कहता हूँ, ब्रश करने के लिए कहता हूँ, और उस समय ये सभी दवाइयाँ ऐसा बता। नहीं तो वो अगर देसी गाय का दूध अगर हार्ट पेशेंट है तो सुवर्ण अर्जुन सिद्ध क्षीर इस प्रकार का भी दे सकते हैं। और फिर उससे तकलीफ नहीं होगी और वो पचा सकेगा। तो दवा खानी है, मेडिसिन लेना है और उसके लिए खाना खाना है, ये गलत है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आपातकाल में कोई दवा दी है, उस दिन उसको भूख नहीं है तो दवा लेनी है इसलिए खाना खानी है। तो मैंने कहा ये कहाँ अजीब तरीका है, मैंने खाना खाने से पहले बताया था बराबर है, लेकिन ये अपान वायु के हिसाब से बताया था। अगर भूख नहीं है वैसा भी ले लेंगे और इसके ऊपर से गर्म पानी पिएंगे तो भी चलेगा। लेकिन लोग एलोपैथी से ऐसा समझ लेते हैं, अरे बाप रे खाना खाने से पहले बताया है, अगर खाना नहीं खाऊंगा तो दवा नहीं लूंगा, ये एक। और अगर खाना दवा लेनी है तो खाना खाना ही पड़ेगा क्योंकि वो खाना खाने से पहले बताया गया है। वो फोन करके पूछते भी नहीं है क्या आवश्यकता है, मुझे क्या करूँ, इस प्रकार से सीधा कर देते हैं। तो इसमें एक अहम चीज है कि औषध से मेरा रोग ठीक होने वाला है, यही गलत बात। शरीर के लिए सबसे नजदीक आहार ही है, क्योंकि आहार से ही शरीर बनता है। तो हाँ, हमें ये नहीं सोचना है कि अगर दवाई नहीं ली तो गजब हो जाएगा और हम रोग से निपटारा नहीं कर पाएंगे। आहार से भी रोग ठीक होते हैं, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का। तो ठीक है, ये सिलसिला कल आगे बढ़ाते हैं।
आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् 3 बार ओंकार करके ओम 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 शांति 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 विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः